के पास। कर्नल साहब, चीन भारत में घुस गया है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये नया समाचार नहीं है। चीन कई सालों से भारत पे अपने कड़े रवैये को दिखाता बताता आया है, लेकिन 2020 में जिस तरीके से बख्शी साहब चीन ने भारत में घुसपैठ की है, गालवान में हमारे 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ा, आखिरकार सरकार गूंगी गुड़िया क्यों है कर्नल साहब? गुड इवनिंग निशांत। आपने बिल्कुल ठीक बोला, कोई ये पहली बार नहीं चीन भारत में घुसा है और ये कोई आखिरी बार भी नहीं है कि चीन भारत में घुसेगा। और ये चीन की नीति का हिस्सा है, ये उसकी रणनीति का हिस्सा है कि थोड़ी थोड़ी समय के बाद में भारत को प्रोब करता रहे, क्योंकि चीन जो है वो विस्तारवादी नीति पे बिलीव करता है। तो मैं 1962 की बात नहीं करता हूँ, वो सबको मालूम है, उसके बारे में बहुत लिखा जा चुका है, बहुत सुना जा चुका है और बहुत बातें हम लोगों ने उसके बारे में कर चुके हैं। लेकिन 62 में जो हुआ उसके 5 साल बाद 67 में जब नाथुला में चीन ने यही स्टंट अपना ट्राई किया तो भारत की रिस्पॉन्स बड़ी फेरोशियस थी। उस समय भारत ने आर्टिलरी फायर के साथ में रिटेलिएट किया। भारत के 88 सोल्जर्स शहीद हुए थे, लेकिन भारतीय काउंटर अटैक में चीन के इससे कहीं ज्यादा सैनिक जो है वो शहीद हुए और उसका नतीजा ये हुआ कि नाथुला में भारत का कब्जा रहा और उस एरिया को हम डोमिनेट कर रहे हैं। आज तक उस एरिया को हम डोमिनेट कर रहे हैं। इसके बाद तक लगभग 20 साल तक चीन की हिम्मत नहीं हुई कि कोई इस तरीके का एडवेंचर वो भारत के साथ में ट्राई कर सके। लेकिन उसने फिर 1986 में सोमद्रोंग चू पे और वांगडुंग रिज पे, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय 86-87 में वांगडुंग में ही था जहां पर चीन ने कब्जा किया था। तो भारत की रिस्पांस उस समय की इतनी फास्ट और इतनी फ्यूरियस थी कि जो मतलब आज के परिवेश में हम लोग उस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली एक माउंटेन ब्रिगेड को एयरलिफ्ट किया गया, बोफर्स गन को तवांग डिस्ट्रिक्ट में बुमला एरिया में बोफर्स गन्स को डिप्लॉय किया गया। इंडियन फील्ड आर्टिलरी की गनें उस समय हम लोगों ने कितने दुर्गम क्षेत्रों में गन्स डिप्लॉय करी। चीन को पता लग गया कि ये रिस्पांस जो है बहुत तेज होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने साइमल्टेनियसली आर्मी को तो उन्होंने खुली छूट दे दी कि आप इसको डील करिए अपने तरीके से, लेकिन सरकार ने राजनीतिक जो फैसले थे वो भी लेने शुरू किए। 1987 में राजीव गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। उससे पहले अरुणाचल ये उस दौरान हो रहा था जब ये सब वहां पर झड़प चल रही थी सीमा के ऊपर में। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा डिक्लेयर कर दिया गया, फुल स्टेट डिक्लेयर कर दी। क्या हुआ उससे अरुणाचल का इंडिया के साथ में बॉन्डिंग बहुत तेज हो गई, बहुत मतलब मजबूत हो गई उसको। उसके बाद में उन्होंने जहां एक तरफ ये सब सैनिक कार्रवाई करी, उसके साथ ही 3 मार्च 87 को राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में जाके ये स्टेटमेंट दिया कि हम जो है इस समस्या का पीसफुल हल चाहते हैं। जबकि चाइना को ये इंडिकेशन मिल गया था, ये उन्होंने ओलिव लीव जो थी चाइना की तरफ फेंकी कि आपने अगर थोड़ी भी जरूरत करी तो हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है, इसका आपके पास मेरे को 1 मिनट में और लूंगा आपसे। मैं उसको आज के दृश्य परिवेश के साथ में जोड़ना चाहता हूं। ये उसके बाद में तकरीबन फिर 25 साल तक चाइना चुपचाप बैठा रहा 2013 तक। 2013 में इसने डेप्सैंग में और दौलत बेग ओल्डी में फिर अपनी ये स्ट्रेटेजी ट्राई करी। लेकिन तब तक इंडिया की ये स्ट्रेटेजी बन चुकी थी कि जब भी चाइना इनकर्शन करे, क्योंकि वो करता है, हमेशा करता है, उसका जवाब काउंटर इनकर्शन से किया जाए ताकि बार्गेनिंग टेबल पे हमारी जो हमारा पक्ष है वो मजबूत हो। तो 2013 में जैसे ही उन्होंने ये किया और हम लोगों ने उसको काउंटर इनकर्शन से, नतीजा ये हुआ कि 15 अप्रैल को उन लोगों ने जो इनकर्शन किया था दौलत बेग ओल्डी पे, 5 मई तक कंप्लीट विड्रॉल हो गया। और उसके बाद के हालात निशांत जी ये हैं कि जब 2014 में हमारी सरकार बदली, चाइना को पता लग गया हमारे प्रधानमंत्री की क्या कमजोरियां हैं, तो उन्होंने पहले जहां 20-20 साल के बाद ये
हरकत करते थे, उन्होंने डोकलाम में 2017 में इस चीज को दोबारा ट्राई किया कर्नल और बख्शी, वो आपकी बात से मैं बिल्कुल रहे। सहमत हूं। मैं आपको यार रोकूंगा क्योंकि मैं जाऊंगा दिनेश वार्ष्णेय साहब के पास। लैच